हेलो एवरीवन। हमने अभी तक इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट किए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट इंसॉल्वेंसी, फिर हमने पढ़ा इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। आज हम थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हैं और वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब एक तरह से इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। क्या हो अगर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस समय क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होगा, हमें यहाँ पर ये समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समझना इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इसका एक मतलब ये भी है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म अपनी लाइबिलिटी का पूरा पेमेंट नहीं कर पाएगी। वो पार्टनरशिप फॉर्म अपनी लाइबिलिटी का पूरा पेमेंट नहीं कर पाएगी। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आपको यहाँ पर भी इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर की सिचुएशन में भी रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना है। बट रियलाइजेशन अकाउंट में हम पहले क्या करते थे, सारी एसेट को और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते थे। अब आपको क्या करना है, केवल एसेट्स को ही ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे पास इतना कैश नहीं है कि हम लाइबिलिटी को पूरा पेमेंट कर पाए। इसीलिए आपको क्या करना है, लाइबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करना है, सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है। जैसे आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारी लाइबिलिटी को सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है टू साइड में, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, जो भी एसेट है आप उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे। फिर उसको करोगे डिस्पोज का मतलब है या तो उसको बेच दोगे तो आ जाएगा बाई कैश, और या फिर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसोल्यूशन का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो लिखोगे टू कैश एक्सपेंसेस, और आप कैलकुलेट करोगे रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस को। मतलब लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करना और लाइबिलिटी को पेमेंट करना ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। केवल एसेट को ट्रांसफ़र करना है, वहाँ से जो अमाउंट रिसीव होता है और जो भी उसका एडजस्टमेंट होता है वो लिखना है, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर को पे करना है और प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी है। करेक्ट? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आप अकाउंट बनाओगे सेकंड, और वो होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम पहले भी वही बनाते थे। अब चेंज क्या है, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो हम अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट भी पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो हम उसके लोन का पेमेंट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है जैसे पहले बनाते थे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट है तो उसको ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफ़र करना है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस लोन को आप कैश अकाउंट से पे करते थे, बट अब नहीं करना है। वो पार्टनर का जो लोन है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करोगे, तो वहाँ क्रेडिट साइड की तरफ आ जाएगा बाई पार्टनर लोन अकाउंट। जैसे आप करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करते थे, कैपिटल अकाउंट लिखते थे, उसी तरह से पार्टनर का अगर लोन है तो लोन अकाउंट को भी आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर है, समझा रहा हूँ मैं आपको। तो पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसको भी ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हम उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर सारे एडजस्टमेंट होने के बाद अगर कोई पार्टनर कुछ कैश लेके आ पाता है, अगर उसकी प्राइवेट एसेट्स में से कुछ अमाउंट वो लेकर आ पाता है, तो वो हम लिखेंगे बाई कैश। कौन पार्टनर लेके, क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो पार्टनर कितना अमाउंट कैश में लेके आ सकता है वो या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये पार्टनर इतना अमाउंट कैश में लेके आ सकता है, या फिर एक डिटेल क्वेश्चन में हो सकता है दे रखी हो हर पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स और प्राइवेट लाइबिलिटी की डिटेल दे रखी हो। जैसे मान लो 3 पार्टनर है ए, बी और सी। मान लो इनकी प्राइवेट एसेट्स और प्राइवेट लाइबिलिटी दे रखी है, फर्म की एसेट्स और फर्म की लाइबिलिटी नहीं, इनकी खुद की प्राइवेट एसेट्स और प्राइवेट लाइबिलिटी। मान लो ऐसा दे रखा हो कि ए की प्राइवेट एसेट्स है 1 लाख रुपीज़ और ए की प्राइवेट लाइबिलिटी भी 1 लाख रुपीज़ है, तो क्या ए की प्राइवेट एसेट से कुछ सरप्लस बचेगा? नहीं। तो ए से इसका मतलब कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं होगा। मान लो दे रखा है बी की प्राइवेट एसेट से 2 लाख रुपीज़
और इसकी प्राइवेट लाइबिलिटी है 1,50,000, तो इसका मतलब है बी से हमें 50,000 रिसीव होगा। तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई कैश, बी में लिखेंगे 50,000। और सी में मान लो दे रखा हो कि इसकी प्राइवेट एसेट्स है 1 लाख और प्राइवेट लाइबिलिटी है 1,20,000, मतलब उसकी प्राइवेट एसेट्स उसकी प्राइवेट लाइबिलिटी को भी पे करने में पे नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि सी भी कुछ नहीं लेकर आएगा। प्राइवेट एसेट्स अगर प्राइवेट लाइबिलिटी से ज़्यादा हो तो आएगा, बट अगर प्राइवेट लाइबिलिटी प्राइवेट एसेट से ज़्यादा हो तो ऐसा नहीं है कि हम सी को पैसे देंगे, नहीं, लेकर आ सकता, हम देंगे नहीं। तो अगर प्राइवेट एसेट्स और प्राइवेट लाइबिलिटी की डिटेल दे रखी हो मान लो, तो आप ये देखो कि किस पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स प्राइवेट लाइबिलिटी से ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा होगी वो पैसे लेकर आएगा, बाई कैश हो जाएगा। बट अगर प्राइवेट लाइबिलिटी ज़्यादा है प्राइवेट एसेट से या दोनों इक्वल है तो फिर वो कैश नहीं लेकर आएगा, या फिर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये पार्टनर इतना अमाउंट कैश में लेकर आएगा। ठीक है, तो जो जो पार्टनर जितना जितना अमाउंट लेकर आ सकता है वो आप लिखोगे बाई कैश। अब किसी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचेगा, किसी पार्टनर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचेगा। तो जो भी पार्टनर, क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो जिधर भी बैलेंस बच जाए, जिधर भी बैलेंस बच जाए आप उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है डेफिशिएंसी अकाउंट। जिधर भी बैलेंस बच जाए, चाहे टू साइड में बैलेंस बचे चाहे बाई साइड में बैलेंस बचे, आपको उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। मतलब पहले हम जो फाइनल सेटलमेंट करते थे, अब वो फाइनल सेटलमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अगर किसी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है भी तो हमको उसको देने के लिए पैसे नहीं, और वो पैसे कितने लेके आ सकता है? वो पैसे भी नहीं लेके आ सकता क्योंकि इंसॉल्वेंट है। तो हम उसको क्या करेंगे, जिधर भी बैलेंस आए उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो या तो टू डेफिशिएंसी या फिर बाई डेफिशिएंसी। सेकेंड अकाउंट। अब आप बनाओगे थर्ड अकाउंट और वो बनेगा कैश और बैंक का, जैसे हम जनरली बनाते हैं। कैश और बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, कैश और बैंक का जो भी है बैलेंस शीट में दे रखा है। फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट से जितना पैसा मिला, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर को पे करने की एंट्री करोगे। अगर कोई पार्टनर कैश लेके आ रहा है तो वो आप कैश अकाउंट में लिखोगे। अब आप कैलकुलेट करोगे कि हमारे पास कितना अवेलेबल कैश हो गया। मतलब आप क्या करोगे, कैश अकाउंट बनाओगे। कैश अकाउंट बनाओगे तो आप सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे रियलाइजेशन, जो एसेट से अमाउंट मिला। अगर रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंडिचर है तो बाई रियलाइजेशन। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे अगर कोई पार्टनर कैश लेकर आ रहा है तो कितनी लेकर आ रहा है। फिर आप बैलेंस कैलकुलेट करोगे कि हमारे पास कितना बैलेंस है, और वो बैलेंस हम किसको पे करेंगे? लाइबिलिटी को पे करेंगे। श्योर है कि ये जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो लाइबिलिटी को पे करने के लिए सफिशेंट नहीं होगा। तो जो भी बैलेंस बचा हुआ होगा वो हम किसको दे देंगे? लाइबिलिटी को दे देंगे। और यहाँ पर कैश अकाउंट मतलब ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, जो भी है। ठीक है, अगर मान लो एक ही लाइबिलिटी है जैसे क्रेडिटर्स ही है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? बाई क्रेडिटर्स। जो भी बैलेंस बचा हुआ होगा वो हम क्रेडिटर को पे कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या बनाएंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर का बैलेंस लिखेंगे। मतलब आपको क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना अमाउंट यहाँ पर हमने कैश अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकाला कि इतना अमाउंट हम क्रेडिटर को पे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। श्योर है हम उसको पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर। अगर एक से ज़्यादा लाइबिलिटी होती है तो क्या करना है मैं अभी आपको समझाऊंगा। और फिर यहाँ लिखेंगे टू डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट। और फिर आप क्या बनाओगे? फिर आप बनाओगे डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट जहाँ से भी एंट्री आती है, एंट्री कहाँ से आएगी? एक तो आएगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से और एक आएगी क्रेडिटर के अकाउंट से। वो आप एंट्री डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखोगे और फिर डेफिशिएंसी अकाउंट की टोटल करोगे। डेफिशिएंसी अकाउंट की जब टोटल करोगे तो डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल मिलनी चाहिए। मतलब डेफिशिएंसी अकाउंट में कोई लास्ट में जाके बैलेंस नहीं रहना चाहिए। अगर कोई लास्ट में जाके बैलेंस नहीं है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक नहीं करी है। खत्म।
अब मान लो लाइबिलिटी एक से ज़्यादा हो, जैसे मान लो बैलेंस शीट में दे रखा है कि 50,000 के क्रेडिटर है और 40,000 के बिल्स पेबल है, तो इसका मतलब हम जब यहाँ पर कैश अकाउंट बनाएंगे तो लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग पेमेंट करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई क्रेडिटर बाई बिल्स पेबल। मान लो दो लाइबिलिटी है तो क्रेडिटर बाई क्रेडिटर को अलग पेमेंट लिखेंगे, बाई बिल्स पेबल का अलग पेमेंट लिखेंगे। अब पेमेंट कैसे कितना करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तो श्योर है कि ये जितनी लाइबिलिटी है उतना हमारे पास इनको देने के लिए पैसे नहीं होंगे, मतलब कम रुपए होंगे। तो हम जो भी बचा हुआ कैश है वो लाइबिलिटी को देंगे, प्रपोर्शन में देंगे। मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ओपनिंग बैलेंस है 20,000, मान लो एसेट्स को से रियलाइज हुआ 1 लाख। पार्टनर से जो भी पार्टनर थे उन्होंने टोटल रुपए दिए मान लो 30,000, तो ये कितने हो गए 1,50,000। मान लो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हो गया 10,000, तो हमारे पास कितने बचे, 150 में से 10 गए, हमारे पास बच गए 1,40,000। अब बैलेंस शीट में मान लो एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर और वो दे रखा है 2 लाख रुपए, तो इसका मतलब तो श्योर हो गया कि क्रेडिटर 2 लाख के हैं, मगर हमारे पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो 140 है, तो 140 हम किसको दे देंगे, क्रेडिटर को दे देंगे। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट में 60,000 की डेफिशिएंसी आ जाएगी, करेक्ट। बट मान लो यहाँ पर दे रखे क्रेडिटर है, जैसे दो लाइबिलिटी दे रखी है, एक तो दे रखी है क्रेडिटर दे रखे हैं, वो दे रखे हैं मान लो 1,50,000 के, और बिल्स पेबल दे रखे हैं 50,000 के, दोनों मिलाकर कितने होते हैं 2 लाख। हमारे पास बचा हुआ कैश कितना है 140, तो वो जो 140 है वो क्रेडिटर और बिल्स पेबल में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब क्या प्रोपोर्शन आएगा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का रेशियो हो गया 15:5, तो हम क्या करेंगे 140 को 15:5 के रेशियो में बांट देंगे। तो इसका मतलब है 1,40,000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15, हम क्रेडिटर को देंगे 1,05,000 और 35,000 देंगे बिल्स पेबल को। अब यहाँ पर केवल क्रेडिटर का अकाउंट नहीं, अब हमें क्रेडिटर का भी अकाउंट बनाना है, बिल्स पेबल का भी अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, उनको पेमेंट किया टू कैश 1,05,000 और बचा हुआ 45,000 डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सेम इसी तरह से बिल्स पेबल का भी अकाउंट बनेगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, उनको पेमेंट हमने किया 35,000 और बाकी का जो बच गया बैलेंस 15,000 वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो 3 लाइबिलिटी हो, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हमें तीनों में पैसा बांटना पड़ेगा जो भी बचा हुआ अमाउंट है, और 3 अकाउंट बनेंगे, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और हर अकाउंट में जो भी बैलेंस बच जाएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अब जब फॉर्म ही डिसॉल्व हो गई तो इनको बचा हुआ पैसा देगा कौन, कोई नहीं, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आप डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओगे और वो डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होगा, मिल जाएगा मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। तो बहुत इजी है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर के केस में अब अकाउंट बनाने का सीरियल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, केवल एसेट्स को ट्रांसफर करना है, उसी को डिस्पोज करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर लिखना और रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना है। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस जैसे आप करते थे सब वैसे ही एंट्री करनी है, बस लास्ट में जो सेटलमेंट करते हैं वो सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, हम उसकी जगह वहाँ पर जहाँ बाई कैश और टू कैश लिखते थे उसकी जगह पर हो जाएगा टू डेफिशिएंसी और बाई डेफिशिएंसी। जो पार्टनर जितने रुपए लेकर आएगा वो बाई कैश में लिख ही देंगे और लास्ट में जाके जो बैलेंस बचेगा वो या तो टू डेफिशिएंसी या बाई डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर देंगे। फिर आप बनाओगे कैश अकाउंट, पता करोगे कि हमारे पास कितना अमाउंट बैलेंस में बच गया, तो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, उसके बाद में एसेट से रियलाइज हुआ वो लिखोगे, पार्टनर ने अगर कुछ पैसे दिए तो वो लिखोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर को लेस करोगे और फिर पता करोगे कि हमारे पास कितना बैलेंस बच गया। वो बैलेंस हम लाइबिलिटी में बांट देंगे, अगर एक ही लाइबिलिटी है तो उसको दे दो, अगर एक से ज़्यादा लाइबिलिटी है तो प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर जितनी भी लाइबिलिटी के अकाउंट है, मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, वो जो भी है उनका अलग अलग अकाउंट बनाओगे, हर अकाउंट में बैलेंस लिखोगे, उनको पेमेंट करोगे
और बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। और सबसे लास्ट में क्या बनाओगे, डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट मिल जाएगा, मतलब डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल मिलेगी, बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अगर बैलेंस बचता है मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हमने कर दी है। तो बहुत इजी है अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर होता है तो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में वैसे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन कम आते हैं, बट आ तो सकते हैं ना, तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।